देवेंद्र फडणवीस 3.0। जी हां, महाराष्ट्र के नए सीएम चुन लिए गए और विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रही हैं निर्मला सीतारमण जी। सीधा सुनवाते हैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डेफिनेट डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही विदर्भ क्षेत्र के लिए हम जरूर काम करना है। अच्छा सा ग्राउंड लेवल तक लेके जाना है डेवलपमेंट, वो भी हमारे मन में रहेगा। जैसे मैं हैदराबाद में बहुत सारे साल जीत चुकी हूं, इसीलिए लातूर नांदेड़ उस प्रांत के ऊपर मेरा पर्सनल परिचय है। उस इलाके का भी हम प्रावधान देना है। आई एम श्योर आप सबके उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ है। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। वही संदेश निर्मला सीतारमण जी ने दिया और बधाई दी देवेंद्र फडणवीस साहब को, नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को। और विधायक दल की बैठक की प्रक्रिया देखिए आगे चल रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं, ऑब्जर्वर्स जो हैं, वो संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ आगे चल रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस साहब को संबोधित करने वाले हैं बैठक को और तमाम विधायकों का धन्यवाद देंगे। हालांकि विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब को चुन लिया गया है। कल शपथ ग्रहण होगा। आज सीएम का नाम कंफर्म हुआ है। 3:30 बजे का समय होगा जब राजभवन पहुंचेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपली सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय रूपाणीजी, त्यांच्यासोबत आलेल्या भारताच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मलाताई सीतारमणजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, माननीय विनोद तावडेजी, माननीय शिवप्रकाशजी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलारजी, प्रवीण दरेकरजी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्यचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी, रासपचे रत्नाकर गुट्टेजी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रूपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारमणजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है। आणि
मोदी है तो मुमकिन है. मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो. तो देवेंद्र फडणवीस साहब को आप सुन रहे थे, संबोधित कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद दिया है, सभी को थैंक यू कहा है और सभी बड़ों का आभार जो है वो भी कर रहे थे. बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम पर मुहर लगी है और ये जीत बहुत बड़ी है. महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेला आहे. विशेषतः या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्या सोबत पूर्णपणे तनमनाने या ठिकाणी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवारजी यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि तद्वतच आमचे आरपीआयचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्रपक्षांचे देखील मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. एकीकडे आपण सगळे लोक ज्या प्रक्रियेतनं निवडून येतो ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने आपल्याला दिली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे संविधान, या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि म्हणून सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं, त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300वे जयंती वर्ष हेच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासोबत ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध जल, जमीन आणि जंगल वाचवण्याचा लढा उभारला आणि खऱ्या अर्थानं इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं, ते भगवान बिरसा मुंडा यांचीही 125वी जयंतीचं हे वर्ष या ठिकाणी आपण साजरं करतोय. आणि अर्थातच आपल्या सर्वांचे लाडके नेते ज्यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली, जिची मुहूर्तमेढ केली, आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जो नवभारत तयार होतोय त्याचा पायवा ठेवणारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचं देखील हे 100वे जयंती वर्ष आहे. त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने ही सगळी जबाबदारी आज महायुतीवर या ठिकाणी सोपवलेली आहे. खरं म्हणजे इतका मोठा जनादेश हा आपल्याला या ठिकाणी जनतेने दिलेला आहे की या जनादेशातून मी एवढंच म्हणेन की आनंद आहे, पण त्याहीपेक्षा जबाबदारी आपली वाढलेली आहे.
प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव करून देणारा अशा प्रकारचा जनादेश हा जनतेने आपल्याला दिलेला आहे। आणि विशेषतः आपल्या लाडक्या बहिणी असतील, आपले लाडके भाऊ असतील, आपले लाडके शेतकरी असतील, आपले लाडके युवा असतील, या सगळ्यांनी आणि समाजातल्या दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी सगळ्यांनी जो जनादेश आपल्याला दिलेला आहे त्या जनादेशाचा सन्मान राखण्याचं काम हे आपल्याला करावं लागणार आहे। आणि म्हणून निश्चितपणे आपली प्राथमिकता आपण सुरू केलेल्या योजना आणि आपण दिलेली आश्वासनं ही पूर्ण करणं याच्याकडे आपली प्राथमिकता तर असेलच, पण त्यासोबत महाराष्ट्राला पुढे नेण्याकरता महाराष्ट्राला सर्व आघाड्यांवर पहिल्या क्रमांकावर आणण्याकरता आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सातत्याने कार्यरत राहायचं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की 2019 साली देखील जनतेचा कौल आपल्याला मिळाला होता। दुर्दैवाने जनतेचा जो कौल होता तो हिसकावून घेण्यात आला आणि जनतेसोबत एक प्रकारे बेईमानी त्या काळामध्ये झाली। मी काही त्या इतिहासामध्ये जाऊ इच्छित नाही, एक नवीन सुरुवात आपण करतोय, पण या गोष्टीचा निश्चित उल्लेख करेन की सुरुवातीच्या 2.5 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला त्रास देण्यात आला, आपल्या आमदारांना त्रास देण्यात आला, नेत्यांना त्रास देण्यात आला, अशाही परिस्थितीमध्ये मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की 2.5 वर्षात एकही आमदार आपल्याला सोडून गेला नाही। सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच 2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि आपल्या भारतीय जनता पक्षाला 132 आणि आपल्या मित्रांसोबत 137 जागा, एक प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्रामध्ये लिहिला गेला। हा इतिहास मला असं वाटतं की अभूतपूर्व अशा प्रकारचा आहे। या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। अर्थात त्यातला एकदा 72 तासाकरताच होतो, पण तरी देखील टेक्निकली होतो, त्याच्यामुळे 3 वेळा मला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर बसण्याचा मान सन्मान त्यांनी दिला। हा पक्ष ज्या प्रकारे त्यांच्या नेतृत्वात मोठा झाला त्यातूनच सामान्य कार्यकर्त्यांना वेगवेगळी त्या ठिकाणी पदं मिळाली, चांगली पदं मिळाली, आपल्याला काम करण्याची संधी मिळाली। म्हणून मी आदरणीय मोदीजींचं मनापासून या ठिकाणी त्यांचे आभार मानतो। पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहेब यांचे देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो। आणि त्याचसोबत ज्यांनी या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अतिशय ताकदीनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासोबत तळ ठोकून कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि या निवडणुकीत अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली, ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शहा यांचे देखील आभार मानतो। आणि भारतीय जनता पक्षाचं जे शीर्षस्थ नेतृत्व आहे त्या सगळ्या नेत्यांचे या ठिकाणी अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। आणि विशेषतः वेगवेगळे राज्यातल्या ज्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। महाराष्ट्रातली सगळी टीम तर आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेजी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र भाजप हा पूर्ण ताकदीने
या ठिकाणी मैदानामध्ये होता आणि त्यामुळेच हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे। त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे। तुम्ही नसतात तर मी इथे नसतो। त्याच्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानत असताना पुढची वाट ही आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता संघर्षाची आहे। आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करायची आहेत। त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना आपलं महायुतीचं सरकार आहे, या सरकारमध्ये एक दिलाने आपल्या सगळ्या मित्रांना सोबत घेऊन आणि प्रसंगी जेव्हा इतकं मोठं मॅन्डेट असतं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी सगळ्यांच्या मनाच्या आपल्याला पूर्ण करता येत नाहीत, पण आपण एक लार्जर, एक मोठा अशा प्रकारचा विचार घेऊन, एक लार्जर गोल घेऊन आपण राजकारणामध्ये आलेलो आहोत। केवळ पदांकरता, केवळ आपल्याला कोणीतरी मोठं करावं याकरता आपण राजकारणात आलेले नाही आहोत। त्यामुळे मला या गोष्टीची पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळामध्ये 4 गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील तर 4 गोष्टी मनाविरुद्ध देखील होतील, पण तरी देखील एका लार्जर इंटरेस्टमध्ये आपण सगळे एकत्रितपणे काम करू आणि आपली शक्ती काय आहे ही शक्ती निश्चितपणे या ठिकाणी आपण दाखवून देऊ। आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता, महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करू। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो तस्वीरें आप सीधी देख रहे थे महाराष्ट्र विधान भवन से। देवेंद्र फडणवीस साहब नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम चल रहा है, विधायक दल की बैठक है। सभी 133 विधायक जो है इस विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं और किस तरह से उन्होंने कहा कि इस साल संविधान के 75 साल पूरे हुए हैं, हम लोग सभी साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की नई दिशा भी जो है वो तय करेगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी के साथ देवेंद्र फडणवीस साहब नए नवेले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस साहब मिल गए, यानी देवेंद्र फडणवीस 3.0 आज 3:30 बजे पहुंचेंगे राजभवन और दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। लेकिन आज विधान भवन में जब संबोधित किया विधायक दल की बैठक में तो क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही है वो आपको दिखाएंगे। विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस बोले हैं, सभी का धन्यवाद उन्होंने किया है। जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया, उसका भी धन्यवाद। यानी जनता जनार्दन से सबसे पहले अपनी बात शुरू की। महाराष्ट्र के विकास के लिए मिलकर काम हम करेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही में उन्होंने कहा महायुति के नेताओं ने विकास के लिए बहुत काम जो है वो भी किया है। आरपीआयचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्र पक्षांचे देखील मनापासून आभार मानतो। खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे। एकीकडे आपण सगळे लोक ज्या प्रक्रियेतनं निवडून येतो ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने आपल्याला दिली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे संविधान, या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि म्हणून सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे। कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला,
आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं. त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300व जयंती वर्ष हेच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासोबत ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध मी पुन्हा येईन याच निर्धारानं, याच भूमिकेत, याच ठिकाणी नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी. मी पुन्हा येईन गावांना जलयुक्त करण्यासाठी, शहरांचा चेहरा बदलण्यासाठी, माझ्या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी. मी पुन्हा येईन माझ्या युवा मित्रांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी, माझ्या बळीराजाचे हात बळकट करण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी. मी पुन्हा येईन याच निर्धारानं, याच भूमिकेत, याच ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीची साथ घेत, त्याचा हात हातात घेत माझ्या महाराष्ट्राला एक नवीन रूप देण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मी पुन्हा येईन. मी पुन्हा येईन. देवेंद्र फडणवीस 3.0 महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है. विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया देवेंद्र फडणवीस साहब के चेहरे का. सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, प्रस्ताव आया देवेंद्र फडणवीस का. विधायक दल की बैठक हुई. बैठक में दोनों पर्यवेक्षक, चाहे विजय रूपाणी साहब हो या निर्मला सीतारमण जी हो, उन्होंने जो वहां के बड़े नेता हैं उनसे कहा कि प्रस्ताव रखें, और प्रस्ताव आया देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम का. उसके बाद सभी विधायकों ने एक एक बार क्रमशः वो पहुंचे और अपनी सहमति जताई, और उसके बाद महाराष्ट्र के नए सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस साहब को चुन लिया गया. आज 3:30 बजे राजभवन वो पहुंचेंगे, जब नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और कल 5:05 पर शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का. देश भर के तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टियों को आमंत्रित किया गया. लेकिन चर्चा आज इसी पर कि किस तरह से 12 दिन के महासस्पेंस के बाद इस लड़ाई को, इस जंग को उन्होंने जीत लिया है. सुरेंद्र स्वामी, राजनीतिक पॉलिटिक्स हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से बातचीत करेंगे. सुरेंद्र जी, आपका जजमेंट 100% 100% सही निकला. आपने हमेशा कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो हैं इस रेस में बहुत आगे निकलेंगे, और लगभग वही हुआ. किस तरह से देखते हैं 12 दिन का एक बड़ा सस्पेंस और देवेंद्र फडणवीस जी के नाम का प्रस्ताव? नहीं, देखिए, सस्पेंस तो थोड़ा होता है जब इतना बहुमत मिले और सरकार नहीं चुनी जाए, नेता नहीं चुने जाए जी. लेकिन ये राजनीति में कोई ऐसी बात भी नहीं है, अक्सर होता रहता है. और यहाँ पर चूंकि 3 इसमें गठबंधन के हिस्से थे, गठबंधन में 3 हिस्से थे, और उसमें शिंदे साहब निवर्तमान मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से देखिए, मैं उनका बुरा नहीं मानता हूं, उनकी जो सोच रही, क्योंकि कोई भी नेता होता है, कोई भी पार्टी होती है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके एमएलएज होते हैं, सब चाहते हैं भाई हमें हमारा मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री नहीं बने तो बड़े से बड़े पद मिले. मतलब वो बार्गेन होता है पॉलिटिक्स में, वो कोई नहीं है. लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स थे वो फिक्स थे कि शिंदे साहब के पास छोड़ के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो फडणवीस जी ने नेतृत्व किया, जो इनके कार्यकर्ता थे, उनको जितना इनका लिए समर्थन था, मैंने आपको बताया था जब उस समय कि जब अमित शाह जी को आकर के ये डिक्लेयर करना पड़ा कि भाई चुनाव के बाद ये तीनों लोग मिलकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि कार्यकर्ता थोड़ा उत्साहित कम हो रहा है कि अगर हमारा बनना ही नहीं है तो क्या करेंगे. तो और फिर इतनी सारी सीटें आई. अब आप शिवसेना और एनसीपी का मिलाकर के भी आंकड़ा इनके बराबर नहीं बनता है. कहाँ 132 है, कहाँ वो दोनों मिला के 100 से कम है. तो इस हालात में मतलब ये कोई कंफ्यूजन नहीं था कि भाई भाजपा से बनेगा, और भाजपा में मेरा तो अपना अनुमान था कि देवेंद्र फडणवीस
जी की जो अब उनका ओहदा भी हो गया है, जिस स्तर पे उनका नाम चल रहा है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं मेरे दोस्त देवेंद्र फडणवीस, तो उस सबसे बिल्कुल क्लियर था यही बनेगा। जो सस्पेंस मुझे लग रहा है 10-12 दिन चला, उसमें मेरा ये मानना है कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे जी को पूरा पूरा टाइम दिया अपना मन बनाने के लिए, विचार करने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को वो सुने, उनके लोगों को सुने, सब अपने मन की बात कह लें। फिर अल्टीमेटली सबको रियलाइज हो गया कि भाई कोई चारा है नहीं, भाजपा बड़ी पार्टी है, इतने ज्यादा एमएलए जीते हैं और देवेंद्र फडणवीस को सब लोग भाजपा में चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबी ना खिंचे, ये डिस्कशन और सस्पेंस, तो भाजपा ने बहुत ही चतुराई से 5 तारीख की डेट फिक्स कर दी। अब हमारे यहाँ इसको बोलते हैं भाई फीता डाल दिया, अब तो नपाई हो गई। जैसे जमीन की नपाई करने आते हैं तो बोलते हैं भाई कितना है, बोला इतना इतना, फिर वो बोले जी नाप दिया अब तो इतना है, तो वो फीता डाल दिया। फीता डाल दिया तो तय हो गया भाई 5 से पहले शिंदे साहब को फैसला करना है, जो भी करना है। तो फिर अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि भाई अब जो वस्तु स्थिति है उसी के हिसाब से चलना है। इसमें शिंदे साहब का भी इंटरेस्ट है कि वो अभी तक उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नहीं हरा पाए हैं, मतलब वहां भी अभी संभावना है कि वो फिर से उठ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी शिंदे साहब की जरूरत है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार जो शिवसेना टूटी है तो उसका एक बार क्लैरिटी हो जाए कि भाई फाइनली यही रहे, तो आगे का झगड़ा नहीं रहे। तो इस सब को सोच के दोनों के इंटरेस्ट में है, और मेरा इसीलिए शुरू से मत था कि शिंदे साहब अपनी बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन पे कोई ऑप्शन नहीं है वो डिप्टी सीएम पोस्ट लेने के अलावा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर रहते हैं किसी और को बनाते हैं तो उनकी पार्टी को बहुत डैमेज हो जाएगा। अभी सब जगह से नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, अभी मुंबई में भी होंगे, तो अगर वो खुद मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की कमान में सरकार में नहीं शामिल रहते हैं, उनके लोग मंत्री नहीं रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती है। क्योंकि देखिए वर्कर जो वोटर है वो तो भाग लेता है, उसको लगता है भाई यहाँ कुछ नहीं तो बाहर है, चलो उधर चलो इधर चलो। तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के इंटरेस्ट में, अपने खुद के इंटरेस्ट में, अपने लोगों के इंटरेस्ट में सरकार ज्वाइन करेंगे। डिप्टी सीएम कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है कि पहले कभी नहीं हुई। खुद आप देखिए देवेंद्र फडणवीस को कहा कि आप डिप्टी ये बनेंगे शिंदे, उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर उनसे कहा नहीं आप डिप्टी सीएम बनिए, अब वो मतलब उनके मन में बिल्कुल नहीं था, फिर भी वो पार्टी ने कहा तो वो जाके डिप्टी सीएम बन गए। वो तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए थे, उनके शिवसेना से 2.5 गुने एमएलए थे, फिर भी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था। तो मैं समझता हूं कि शिंदे साहब को ये बात समझनी चाहिए कि भाई अब बाला साहब के जमाने अलग थे, आप बाला साहब की नीतियों पे चले, और ये समय अब अलग है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने, और इस पूरे दौरान हम देखें भी अगर सुरेंद्र जी कि जिस तरह से 23 तारीख को परिणाम आए उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल साइलेंट रहे, जो पार्टी की लाइन है मीडिया से दूर रहे, कोई बयान नहीं दिया, एकदम शांति से चीजों को ऑब्जर्व किया, दिल्ली गए, मुलाकात हुई और उसके बाद उनका नाम, तो यह भी बताता है कि वो कितने मैच्योर पॉलिटिकल नेता हैं, ये भी उनका दिखाता है।